नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अभिनव आरएस अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमें प्रश्नोत्तरी सीरीज 18 के साथ पूरे के पूरे प्रैक्टिकल रूप से कार्य को करना है। तो आप लोग तैयार होंगे प्रश्नोत्तरी सीरीज 18 के लिए। प्रश्नोत्तरी सीरीज 18 को शुरू करें इससे पहले प्रतिदिन की भांति हमारी आज बारी है प्रश्नोत्तरी सीरीज 17 के विजेता घोषित करने की। जी हाँ साथियों, प्रश्नोत्तरी सीरीज 17 के जो विजेता हैं वो है मानसी छिपा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा मानसी आपको। आप इसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपना जो लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द प्राप्त करें और अभिनव आरएस अकेडमी का नाम रोशन करें। तो पुनः शुभकामनाएं आपको संपूर्ण अभिनव आरएस अकेडमी टीम की ओर से। साथियों, शुरू करते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज 18। प्रश्नोत्तरी सीरीज 18 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये। अगर मैं बात करूं तो लगभग स्वतंत्रता के पश्चात की अगर बात की जाए तो एक ऐसा इशू था भारत की पृष्ठभूमि में जिसको लेकर बहुत बड़ा चैलेंज था लोगों के सामने, उसको दूर करना, और उसी को लेकर ये अभियान एक चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड के नाम से। तो इसके सूत्रधार आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर एस बी चौधरी। राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और अपनी कॉपी नोटबुक या पेन आप लोग अपने हाथ में रखिए। फटाफट से आप लोगों को कवर करना है। बहुत ही प्यारी तरीके से आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज को अपन लोग कवर करेंगे। पूरी डिटेल्स आज आप लोगों के हाथों में होगी। साथियों, अगर राइट आंसर की ओर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट है। साथियों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की मैं बात करूँ तो जैसे मैं बात शुरू कर रहा था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को आपकी इस ऑपरेशन फ्लड, जिस ऑपरेशन फ्लड को हम लोग श्वेत क्रांति, हाँ श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के नाम से भी जानते हैं। साथियों, ऑपरेशन फ्लड की बात कर रहा हूँ तो मैंने बात की जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपने भारत देश की दूध उत्पादन को लेकर स्थिति बड़ी दयनीय थी, और उस कंडीशन में क्योंकि अपना जो अर्थव्यवस्था थी उसमें कृषि का योगदान बहुत कम था। उस टाइम में कृषि का योगदान कम क्यों था? क्योंकि वहाँ से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था ना उसकी मात्रा बहुत कम थी। अगर मैं बात करूँ दूसरी तरीके से तो उसमें जो कृषि के सहायक संसाधन थे, सहायक जो चीज़ें थी, उनका योगदान ना के बराबर था। तो जैसे पशुपालन की अगर मैं बात करूँ तो पशुपालन में मतलब जो उसकी लेवल था वो इतना नहीं कर पा रहे थे। तो साथियों, वहाँ पर आवश्यकता पड़ी दूध के उत्पादन को बढ़ाने की। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सबसे पहले इस संकल्पना को जो मूर्त रूप दिया ऑपरेशन फ्लड के नाम से। साथियों, ऑपरेशन फ्लड की मैं बात करूं तो विशेष रूप से आपको पता है कि ये दूध उत्पादन में वृद्धि को लेकर ये एक ऑपरेशन या एक अभियान चलाया गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में। मैं अगर चर्चा करूं आपके इस ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के बारे में, ऑपरेशन फ्लड, तो साथियों आप लोग नोट कीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड को मैंने बताया कि दुग्ध क्रांति भी कहते हैं और श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर उद्देश्य, शॉर्ट में काफ़ी बार उद्देश्य पूछा जाता है, तो उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो एक ही शब्द में आपको जवाब देना है, दूध की कमी को दूर करना, ठीक है, या दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ये विशेष रूप से इसका प्रयोजन था। अच्छा, प्रारंभ की बात आ जाए ऑपरेशन फ्लड की कि ये प्रारंभ कब हुआ था, तो साथियों ध्यान रखना 13 जनवरी का। जी हाँ, 13 जनवरी। काफ़ी बार इसकी पूछी गई है सन और डेट कम पूछा जाता है, सन ज़्यादा पूछा जाता है। तो 1970 तो ज़रूर याद रखिएगा, और याद रह जाए तो 13 जनवरी भी याद आप लोग रखना। साथियों, अगर मैं बात करूँ आपकी तो इन्हीं की बदौलत, इन आपके ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बदौलत ही ये ऑपरेशन फ्लड अभियान बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने भारतवर्ष में चला, और आज उसी अभियान की बदौलत पूरे विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में बहुत ही सम्मानजनक स्थान है और पहले स्थान पर भारत अपने आप को काबिज रखता है। साथियों, अगर मैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को लेकर बात करूँ, वर्गीस कुरियन की बात कर रहा हूँ मैं, वर्गीस कुरियन, इन वर्गीस कुरियन की अगर बात की जाए साथियों तो इनको ये प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे। उस समय सामाजिक उद्यमी थे ये,
सामाजिक उद्यमिता में इनका बहुत ही योगदान थे। अच्छा, इन वर्गीज कुरियन को अपन फादर ऑफ द वाटर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ये बात ध्यान रखना आप लोग। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को हम लोग फादर ऑफ द वाटर रेवोल्यूशन, फादर ऑफ द वाटर रेवोल्यूशन के नाम से भी किसको जाना जाता है? आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। साथियों 2012 में इनके स्वास्थ्य को लेकर मृत्यु हुई, और इससे पहले मैंने बताया, इससे पहले भारत में बहुत नाम इन्होंने कमाया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात करूं मैं तो इनको सबसे पहले 1963 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना, 1963 में इनको मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और अगर और आगे बढ़ूँ मैं तो इनको 1999 में पद्म जो पुरस्कार है उनकी श्रेणी में दूसरा जो पुरस्कार है पद्म विभूषण, उससे भी सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ था 1999 में, और रमन मैग्सेसे प्राप्त हुआ था इनको 1963 में। कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से आपका जो पशुपालन था उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। साथियों बात आती है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, समझ जाना बात को, और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? टेक्निकल प्रश्न है, अमूमन विद्यार्थी इसका जवाब गलत देता है हड़बड़ाहट में। ध्यान दीजिए दोबारा, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई को दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस ज़िले में एक दूसरे को काटती है? इस तरीके से किस जगह पर काटती है? पिक पॉइंट कहाँ पर है उनका? ऑप्शन आपके जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली। याद रखना ऑप्शन। अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, चलो आप मैप देखिए एक बार, अब एक बार निर्धारण कीजिए आप। मतलब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अक्षों को मिलाने वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? जयपुर, अजमेर, नागौर और पाली। राइट आंसर जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। नक्शा देखने के बाद तो जवाब बहुत जल्द आ जाना चाहिए। साथियों यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ नागौर। परंतु मैंने बताया कि अमूमन विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न फिर भी गलत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि अमूमन लोग जानते हैं कि राजस्थान का हृदय अजमेर, हृदय कहने का एक लॉजिक अलग है, वो मैं बात करूंगा जब प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे इसको। परंतु यहाँ पर वो ऐसी जगह का नाम पूछ रहा है आपसे जो आपकी पूर्व से पश्चिम, ये आपका धौलपुर से जैसलमेर को मिला दिया, और इधर आपके गंगानगर से बांसवाड़ा को मिला दिया। तो आप लोग देखिए ऑटोमेटिक आपके पास में जवाब आ जाएगा कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू पर, पिक पॉइंट पर मिलाने वाली जो जगह है वो कौन सी है? आपकी नागौर। अजमेर यहाँ पर आ रहा है जबकि नागौर ये है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा? नागौर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्न की गहराई को देखा करो, प्रश्न को जल्दबाजी में जवाब नहीं देना चाहिए। मैं अमूमन कक्षाओं में एक बात कहता रहता हूँ कि बेटा सबसे ज़्यादा गलती बालक कहाँ करते हैं? एक कंपटीशन एग्जाम में 100 प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। अमूमन 100 प्रश्न होते हैं एग्जाम्स में। 100 प्रश्न एक व्यक्ति की क्या परीक्षा ले सकते हैं? और प्रश्न पत्र देखिए कितना प्यारा होता है, जिसमें प्रश्न हमारे सामने और उत्तर भी हमारे सामने। कितनी सरल परीक्षा पद्धति है। परंतु प्रॉब्लम कहाँ करते हैं हम लोग प्रश्न को कभी भी नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न को कभी गहराई से पढ़ा ही नहीं। अमूमन प्रतियोगी साथी सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं, और प्रतियोगी साथियों की असफल होने का सबसे बड़ा लॉजिक यही है, वो ऑप्शनों पर ध्यान देते हैं। सबसे ज़्यादा ऑप्शन को 4 बार पढ़ेंगे, जबकि प्रश्न की पुनरावृत्ति ज़्यादा करनी चाहिए। कम से कम 2 बार या 3 बार प्रश्न को जरूर पढ़ना चाहिए। प्रश्न एक ऐसा पिक पॉइंट है जहाँ पर उसको पढ़ते ही ऑटोमेटिक आंसर आप लोगों के सामने होगा। तो प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, उत्तर पर कम ध्यान दिया करो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है? पश्चिमी राजस्थान की विशेष रूप से बात पूछ रहा है ये।
और अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत में आप कह सकते हैं कि उत्तरी उत्तरी भारत या उत्तरी पश्चिमी भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने का कारण, तो यहाँ पर तो विशेष रूप से ये राजस्थान की बात कर रहा है, राजस्थान में भी आपके पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहा है, और भी इंडिविजुअल बात आ गई। तो ठंड पड़ने का प्रमुख कारण पूछ रहा है। देखिए, रेतीला धरातल का होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी का होना, या वर्षा की अधिकता का होना। सही जवाब कमेंट कीजिए फटाफट। कल वाली प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी लोगों के मिले जुले प्रयास बहुत बढ़िया रहे। चिरंजी लाल, निशा, मनसा मीणा, सोनू, जितेंद्र भाटी, विकास बागड़ा भी बहुत अच्छे जवाब दे रहे थे कल। अनीता, पूजा शर्मा, राधा शर्मा, राज चौधरी, आरती, सीमा जाजूरिया, मानसी, ज्योति, सुमन, महेश, जितेंद्र, प्रियंका, वीएम चौधरी, विष्णु राजपूत, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बढ़िया तरीके से इस लॉकडाउन का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। चलो जवाब की ओर बढ़ते हम लोग। सही जवाब फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर साथियों जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेतीला धरातल का होना। अब ये बात आपको समझ आ रही होगी कि रेतीले धरातल का ठंड से क्या तात्पर्य है। साथियों, यहाँ पर धरातल का रेतीला होने की वजह से सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है। रेतीला क्षेत्र ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि अगर सूर्य की जो ताप होता है, सूर्य की जो उष्मा होती है, उससे रेत बहुत जल्दी तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो एक बार ठंडी हो गई ना तो बहुत देर में वो क्या हो पाएगी, गर्म हो पाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि रेतीले धरातलों में सर्दी सबसे ज़्यादा पड़ती है या महसूस होती है। तो शीत प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान की यहाँ पर बात पूछी थी उसने अपने को। तो ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल, क्योंकि वन क्षेत्र वहाँ पर अधिक है नहीं, बर्फबारी वहाँ होती नहीं है, वर्षा की अधिकता वहाँ है नहीं। तो राइट आंसर अपना क्या होगा? रेतीले धरातल का होना। साथियों, मैं अगर इसको लेकर और बात करूँ आपको आपके इस रेतीले प्रदेश की, तो यहाँ पर एक दो बातों को और ध्यान रखना। विशेष रूप से जो पश्चिमी राजस्थान में रात्रि का तापमान की अगर बात करूँ तो साथियों बहुत अधिक समय की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी कम हो जाता है वहाँ पर तापमान। रात्रि के समय की बात कर रहा हूँ, मैंने बताया जल्दी ठंडा हो जाता है। तो रात्रि के समय में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, काफ़ी बार तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी वो मतलब हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस वहाँ से भी कम वो हो जाता है। अच्छा, एक दो बात और ध्यान रखिए आप। अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया रेतीले प्रदेशों में विशेष रूप से अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण एक तो अपने पास हो गया रेतीला धरातल का होना, ठीक है। अन्य कारणों की मैं बात करूं थोड़ी सी, एक तो आपने पढ़ लिया आपका जो रेतीला प्रदेश। एक बात मैं करूँ आपके साथियों तो राजस्थान, जैसे मैं विशेष रूप से राजस्थान की बात कर रहा हूँ, वैसे तो राजस्थान जैसे जो राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से, जी हाँ, समुद्र का जो समकारी प्रभाव है उससे दूर है ये। तो दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं ये, और इसी कारण यहाँ का जो धरातल है वो ठंडा अधिक होता है। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो साथियों यहाँ पर एक चीज़ और इफेक्ट होता है कि जो फरवरी के लगभग मैं बात करूँ जनवरी या फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और या विशेष रूप से मैं कैस्पियन सागर की बात करूँ तो कैस्पियन सागर की जो ठंडी पवनें हैं वो उत्तरी भारत में शीतलहर की स्थिति बना देती है। तो उसके प्रभाव की वजह से भी उत्तरी भारत की मैं बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ उसी क्षेत्र में लगभग अपना राजस्थान का भी कुछ भाग आता है और वहाँ पर विशेष रूप से ठंड का अनुभव ज़्यादा होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से असुमेलित कूट का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असुमेलित कूट का चयन कीजिए। यहां पर आपके सामने 2 कूट दे रखे हैं और 2 कूटों में एक की तरफ है आपकी रियासतों के नाम और एक तरफ है पॉलिटिकल एजेंट्स के नाम, ये पीए हैं। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट क्या कर्नल ईडन था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट क्या मेजर सावर्स था, कोटा का क्या मेजर बर्डन था, या जोधपुर का क्या पैट्रिक लॉरेंस था। जो भी आपको असुमेलित, ध्यान रखना असुमेलित का मतलब है कि एक ऐसा है जिसका संबंध उस रियासत से नहीं था, उसका चयन आपको करना है। फटाफट कमेंट कीजिए। लॉकडाउन में पढ़ाई का आप लोग लाभ ले पा रहे हैं और मैं आपसे एक और आगाह करना चाह रहा हूँ कि
एक वास्तविकता जो मैं धरातल पर अपने को बात करनी चाहिए। साथियों, कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऑनिंग करने के नाते मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको। मुझे लगता है कि अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भारत में सबसे लेट खुलेगा, सबसे लेट। ओवरऑल डिपार्टमेंट खुल जाएंगे तब तक भी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो पार्टीशन है वो सबसे लेट खुलेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी बाधाएं अपने को देखने को मिल सकती है, जब तक कि प्रॉपर रूप से कोई अगर इसकी दवा नहीं मिल पाती है, जब तक इस वायरस की रोकथाम नहीं हो पाती है, तब तक मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूशन, स्कूल या कॉलेजेस की लेकर थोड़ी सी समस्याएं रहेगी। तो आप लोग घर पर अपनी तैयारी को अंजाम देते रहें, एक्टिव रहें, निष्क्रिय ना हो, अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कोचिंग इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए एक ही चीज़ में साबित होते हैं कारगर, और वो होता है आपका कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना। वहाँ पर आपको एक मोटिवेशन प्राप्त होता है, वहाँ पर एक आपको प्रतिस्पर्धा प्राप्त होती है। वो प्रतिस्पर्धा आपको अपने आप के साथ रखनी है, क्योंकि घर पर आपको प्रतिस्पर्धा केवल अपने आप से मिलने वाली है। तो थोड़ा सा बेटा मेरा आपसे आग्रह है कि अपने आप को मेंशन रखें, अपने आप को मेंटेन रखें। इन लगभग महीना 2 महीना जो भी आपका और समय निकले, उसको थोड़ा सा मतलब जहर की बातें आँख मीच कर और आपको थोड़ा सा निकाल देना है इस समय को। एक दूसरी सूचना मैं और आपको दे देना चाहता हूँ। आज जैसा कि आपने पेपर्स में देखा होगा कि कॉलेज स्तर के जो बालक हैं, जो अभी कॉलेज शिक्षा जिनकी चल रही है, उनके कॉलेज की परीक्षाएँ शायद जून में करवाई जा सकती है। लग रहा है मुझे कि 95% आधार है कि वो जून में परीक्षाएं आयोजित हो जाएगी। तो जो बालक स्नातक स्तर की तैयारी भी कर रहे हैं, वो लोग अपनी तैयारी को, कॉलेज वाली तैयारी को भी धीरे धीरे करते रहें। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा उनको भी समय देते रहें आप लोग, और ताकि अचानक एक साथ आपको पता लगे कि कल से एग्ज़ाम है और पूरी स्थिति आनंद फानंद में ख़राब हो जाए आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग कॉलेज की तैयारी को भी करते रहें, प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे का समय उसको भी देता रहें। और जब भी आपका एग्ज़ाम्स होगा उससे 10 दिन पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। 10 दिन पहले टाइम टेबल घोषित कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो मातृ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो अजमेर के MDS यूनिवर्सिटी से हो, या जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से हो। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लगभग जून में एग्जाम्स होने की संभावनाएं हैं। और 12th के एग्जाम्स की रही बात, तो 10th और 12th के एग्जाम भी मुझे जहाँ तक आसान लग रहा है वो डिसीजन इनका जुलाई का रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। साथियों, यहाँ पर बात आ रही है निम्न में से असुमेलित कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सुमेलित किया जोधपुर के साथ पैट्रिक लॉरेंस को। साथियों, कर्नल ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर साबर मेवाड़ का था और मेजर बटन कोटा का था, परंतु पैट्रिक लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट नहीं था। पैट्रिक लॉरेंस क्या था? तो पॉलिटिकल एजेंट ना होकर ये था AGG, मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। साथियों, ये राजपूताने की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट थी, और मतलब एक प्रांतों की सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये रिपोर्ट किसको करता था? गवर्नर जनरल को, या फिर आगे जाकर वाइस राय जो बना उसको रिपोर्ट करता था अपने प्रांत की। तो साथियों, AGG था आपका पैट्रिक लॉरेंस। तो फिर बात आती है कि जोधपुर का PA कौन था? तो साथियों, जोधपुर का जो PA था वो था आपका मैं मारवाड़ की बात कर लूँ या आपके जोधपुर की बात कर लूँ, वहाँ पर PA था मैक मोशन। तो वहाँ पर मैक मोशन था। अच्छा, उस समय 1857 की क्रांति की अगर मैं बात करूँ तो उस समय या तत्कालीन समय में अपने यहाँ पर जो भारत में गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो 3 चीज़ें याद रखना, एक तो गवर्नर जनरल की याद रखना आप लोग, लॉर्ड कैनिंग। एक यहाँ पर अपने याद रखी पॉलिटिकल एजेंटों की, अलग अलग रियासतों की। एक बात की अपने AGG की, एजेंट टू गवर्नर जनरल जरूर याद रखना आप लोग, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? इंडिविजुअल राजस्थान के बारे में पूछा है। बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन आपके गणेश्वर, बैराट, कालीबंगा या फिर आहड़। फटाफट जवाब कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सैकड़ों एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर होगा बैराट सभ्यता। आपका जो बैराट नगर है, जो बैराट सभ्यता है, जिसको हम लोग प्राचीन काल में विराट नगर के नाम से और विराट क्षेत्र के नाम से जानते थे, उसी क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर एक दो बातें ध्यान देने लायक हैं, समझने लायक बातें हैं, उन पर आप लोग आते हैं। साथियों अगर मैं बौद्ध संस्कृति की बात करूँ, एक समय ऐसा था जब राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत देश में बौद्ध धर्म का एक डंका बजता था। बौद्ध धर्म उस समय बहुसंख्यक धर्मावलंबियों का जो सेक्टर के अंतर्गत आता था, मतलब बहुत लंबा एक वर्ग बौद्ध धर्म को मानता था। साथियों इतना ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सम्राट अशोक जैसे शासकों से लेकर हर्षवर्धन तक के सम्राटों ने बौद्ध धर्म को ही अपनाया था। उस समय बहुत चर्चित धर्मों में ये आता था बौद्ध धर्म, परंतु किसी चीज़ का अंत होना सुनिश्चित जैसे है, वैसे ही धीरे धीरे कुछ ऐसा सिस्टम बना कि बौद्ध धर्म अब आते आते अवशेषों में रह गया। अवशेष का तात्पर्य कि इनके नाम मात्र लक्षण रह गए हैं और इनके अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं बैराट सभ्यता से। और ये जो बैराट सभ्यता है ये पड़ती है जयपुर में। बैराट कहाँ पर है? जयपुर में। साथियों अगर मैं जनपद समय की बात करूँ या जनपद युग की बात करूँ तो उस समय आपका जो जनपद युग था, उस जनपद युग में आपका मत्स्य जनपद हुआ करता था। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी थी बैराट। ध्यान रखना दोबारा, मत्स्य जो जनपद था उस मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट। बहुत ही विकसित नगर था। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वही बैराट है जिसका संबंध महाभारत से भी है। किससे है? महाभारत से जिसका संबंध है प्रत्यक्ष रूप से, ये वही बैराट या विराट क्षेत्र की बात हो रही है। साथियों ये वही क्षेत्र है जहाँ पर महाभारत काल में कौरवों के द्वारा छल कपट से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। साथियों पांचों पांडव पुत्रों ने पांचाली सहित अपनी पत्नी पांचाली सहित 1 वर्ष का जो अज्ञातवास बिताया था वो अज्ञातवास इसी बैराट क्षेत्र में बिताया था, जिसको उस समय तत्कालीन समय में विराट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। क्योंकि अगर जो राजा था, यहाँ का जो शासक था, उस शासक का नाम विराट था, इसी कारण इस क्षेत्र को विराट क्षेत्र के नाम से जाने जाता था। साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पर बौद्ध संस्कृति के बहुत सारे हमें प्रमाण प्राप्त है। सम्राट अशोक का यहाँ से शिलालेख भी प्राप्त हुआ हमें। भाब्र का जो शिलालेख है, भाब्र का शिलालेख कहाँ रखा हुआ है वर्तमान में? देखिए कमेंट करो मुझे फटाफट, कौन सी लिपि में था, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है भाब्र का शिलालेख, कब प्राप्त हुआ भाब्र का शिलालेख? साथियों यहाँ की अगर मैं बौद्ध मठों की बात करूँ तो आपको एक बौद्ध मठ दिखाना चाहूँगा मैं विशेष रूप से। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये है, देखो एक बौद्ध मठ आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो बौद्ध मठ बना हुआ है साथियों, ये बौद्ध मठ इस पहाड़ी पर बना हुआ है। ये आपकी बैराट है, देखो ये बैराट क्षेत्र है। और ये मैं और स्पष्ट दिखाना चाहूँगा आपको, देखो ये देखिए ये आपकी बीजक की पहाड़ी। साथियों यहाँ पर कुछ पहाड़ियों के मैं नाम बता दूँ आपको, जैसे बीजक की पहाड़ी है, भोमले की पहाड़ी है, महादेव की डोंगरी है, ठीक है। तो उनमें से ही एक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है। सबसे ज़्यादा जो बौद्ध संस्कृति के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं बैराट में वो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं साथियों। तो ध्यान रखना ये बीजक की पहाड़ी पर बना हुआ एक बौद्ध मठ है जो सम्राट अशोक ने निर्मित करवाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो साथियों ये पूरा का पूरा क्षेत्र बैराट के अंतर्गत उस समय आता था, मतलब मत्स्य जनपद के अंतर्गत शामिल किया जाता था। और इन्हीं निर्जर पहाड़ों में आपके पांडव पुत्रों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों हमारे प्रश्न की और अगली पराकाष्ठा पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोराई एक उत्तराधिकारी युद्ध था, एक उत्तराधिकारी युद्ध था। फटाफट कमेंट कर दो अब तो। दोराई का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, कब हुआ था? कमेंट करो एक बार। दोराई का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करो एक बार। दोराई कहाँ पर है वर्तमान में? कमेंट करो एक बार। कौन से जिले में पड़ता है दोराई नामक स्थान? कमेंट करो। तो यहाँ पर बात आ रही है दोराई के युद्ध की। अकबर व हेमू, बाबर व राणा सांगा, शेर शाह व हुमायूं, औरंगजेब व दारा शिकोह। राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। राइट आंसर यहाँ पर होगा औरंगजेब और दारा शिकोह।
मतलब ऑप्शन डी। साथियों, ये जो दोराई का युद्ध था ये उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब आपका मुगल बादशाह शाहजहाँ हुआ करता था और शाहजहाँ का अंतिम काल चल रहा था। शाहजहाँ का जो शासन था उसका मतलब अंत एक तरीके से मैं मानूंगा इस समय को। और उस समय शाहजहाँ के जो पुत्र थे, उन शाहजहाँ के पुत्रों में आपसी विद्रोह चल रहा था। किसको लेकर? उत्तराधिकार को लेकर। एक पुत्र चाहता था कि उत्तराधिकारी मैं बनूं, दूसरा चाहता था मैं बनूं। और विशेष रूप से इनके पुत्रों में जैसे दारा शिकोह था, औरंगजेब था, शाह शुजा था, तो इनमें विशेष रूप से ये संघर्ष हमें देखने को प्राप्त हुआ था। पर साथ ही इनमें जो मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी थे, मुख्य प्रतिद्वंदियों की बात कर रहा हूँ, वो प्रतिद्वंदी औरंगजेब और दारा शिकोह था। क्योंकि दारा शिकोह को शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जबकि उसका जो छोटा पुत्र था औरंगजेब वो उत्तराधिकारी बनना चाहता था। तो जो शाही सेना थी आपकी मुगलों की वो दारा शिकोह के साथ थी, परंतु विद्रोह करने वाला यहाँ पर औरंगजेब था और पराक्रमी शासक भी था औरंगजेब। साथियों, इन्हीं दोनों के मध्य आपका अगर मैं बात करूं तो इधर से आपका जो दारा शिकोह और इधर से आपका औरंगजेब, इन दोनों की जो सेनाएं थी साथियों वो हुई थी आमने सामने। और इनका जो आमना सामना हुआ था वो हुआ था 1659 में। कहाँ पर हुआ था? दोराई नामक स्थान पर, और ये कहलाया था दोराई का युद्ध। अच्छा, दोराई की अगर बात पूछे तो ये पड़ता आपके वर्तमान में अजमेर के निकट। साथियों, इस युद्ध में निर्णायक रूप से, अंतिम रूप से दारा शिकोह को पराजित कर दिया था और औरंगजेब विजयी हो गया था और इसने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। तो ये एक उत्तराधिकारी युद्ध था। किसका उत्तराधिकारी युद्ध था? शाहजहाँ के पुत्रों में आपस में लड़ा गया उत्तराधिकारी युद्ध था। अच्छा, दारा शिकोह और शाहजहाँ के बीच दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में और कौन कौन से युद्ध लड़े गए? कमेंट करो मुझे, नाम, केवल नाम कमेंट करो, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, फटाफट कमेंट करो। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब तक अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहाँ के शासकों द्वारा, स्थान या रियासत का नाम पूछ रहे हैं, कहाँ के शासकों द्वारा रावण व महारावण की उपाधियां ग्रहण की गई थी? जल्दीबाजी में जवाब मत दो, एक बार प्रश्न को पढ़ो, पूरा पढ़ो। कहाँ के शासकों द्वारा रावण या महारावण की उपाधियां ग्रहण की गई थी? कौन से शासक थे जो अपने नाम के साथ रावण या महारावण लगाते थे? फटाफट कमेंट कीजिए, कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा पढ़ लो प्रश्न को। सही जवाब की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। मुझे पता आप लोगों में से काफ़ी ने जवाब दिया होगा मेवाड़, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर रावण या महारावण की बात कर रहा है, पूरे पॉइंट को पढ़िए। रावण एक शाखा थी मेवाड़ की, तो ठीक है ना। रावण क्या थी? एक शाखा थी, उन्होंने रावण लगाया नहीं था अपने नाम के साथ में। साथियों, रावण या महारावण का प्रयोग करते थे डूंगरपुर रियासत के शासक। डूंगरपुर रियासत की बात कर रहा हूँ, जो कि आपके मेवाड़ से ही निकली हुई एक शाखा मानी जाती है। मैं अगर डूंगरपुर की बात करूँ तो डूंगरपुर रियासत शुरू से लेकर अंतिम समय तक एक अंधकारमय जीवन जीने वाली रियासत थी। और अंतिम समय तक भी मैं बात करूँ तो डूंगरपुर ऐसी रियासत थी जहाँ पर शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। वहाँ पर सब लोगों को भी अंधकार में रखना चाहते थे और यहाँ तक कि वहाँ के शासकों के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे अपनी जनता पर। साथियों, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो अशिक्षा वाली जो रियासत राजस्थान में थी वो डूंगरपुर रियासत थी। और उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक खुद वहाँ के महारावण थे, उन लोगों का हाथ था। आपने डूंगरपुर की रास्तापाल की घटना तो आपने पढ़ी होगी, जहाँ पर क्यों हुई थी रास्तापाल की घटना, क्या लॉजिक था रास्तापाल की घटना का, जिसमें भीलकन्या जो कालीबाई थी वो शहीद हुई थी, नानाबाई खाट शहीद हुए थे। कारण क्या था उसका सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ पर आधुनिक शिक्षा को प्रतिबंधित कर रखा था, लोगों को शिक्षित करना ही नहीं चाहते थे वहाँ के महारावल। परंतु कुछ लोगों ने जब मुहिम उठाई तो उन लोगों को कुचल दिया गया, दबा दिया गया उनके आंदोलनों और अभियानों को। तो यही तो था डूंगरपुर रियासत में। मैं आपको एक आश्चर्यचकित और बात बताता हूँ कि डूंगरपुर ऐसी रियासत थी साथियों जहाँ पर तौल की भी कोई मतलब भली भांति इकाइयाँ वहाँ पर नहीं थी।
तोलने की बात कर रहा हूँ, तोल की भी कोई वहाँ पर इकाइयाँ नहीं थी। वहाँ पर जनता को बेशुमार तरीके से लूटने का काम किया जाता था। ऐसी थी डूंगरपुर रियासत साथियों। डूंगरपुर रियासत की मैं बात करूँ तो वहाँ का प्रसिद्ध जो जगह थी वो डूंगरपुर था। और ये देखो, ये क्षेत्र आपके डूंगरपुर के अंतर्गत आता है। पूरा का पूरा एकदम पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र है, पूरा का पूरा झीले में घिरा हुआ क्षेत्र है। जो शहर का बसावट है वो बहुत कम है, ग्रामीण क्षेत्र जो रूरल क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये आपके डूंगरपुर क्षेत्र है पूरा का पूरा, जो पूरी तरीके से अशिक्षा में घिरा हुआ था। परंतु लिंगानुपात की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में बहुत अच्छा स्थान रखता है डूंगरपुर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कितना लिंगानुपात है डूंगरपुर का, देखिए कमेंट करना। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दामना नामक आभूषण शरीर पर कहाँ पहना जाता है? आभूषणों में सबसे ज़्यादा पूछा गया आज तक के एग्जामों में ये प्रश्न। दामना नामक आभूषण शरीर पर कहाँ पहना जाता है? कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आराम से जवाब देना। दामना नामक आभूषण शरीर पर कहाँ पहना जाता है? अंगुली में या हाथ में, कान में या फिर नाक में? दामन आभूषण की बात कर रहा है, फटाफट कमेंट कीजिए, कम ऑन क्विक। साथियों मैं बीच में एक बात और आपसे करना चाह रहा था 2 मिनट के लिए। जैसा कि अपन पिछले 1 माह से प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी सीरीज के माध्यम से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमारा ये जो जुड़ाव है वो ऑनलाइन ही और रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है महीना या 20 दिन या 25 दिन या 1.5 महीना जो भी समय है वो, और मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से ही आपके साथ रखना पड़ेगा। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी प्रतियोगी साथियों से वो विशेष रूप से मैं अभिनव आरएस एकेडमी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए साथियों से और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए साथियों से भी मैं जो पूछना चाहूँगा कि आपके और क्या सुझाव है। मतलब कुछ मुझे ऐसा बताइए आप जिससे मैं आपकी और हेल्प कर सकूं, आपके लिए अभिनव आरएस एकेडमी और थोड़ा सा प्रयत्न कर सके कि हाँ आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो घर पर, और आपको थोड़ा सा मतलब एक पॉजिटिव सकारात्मक आपको राह मिले। क्योंकि मुझे पता है इस समय अपने आप को मेंटेन रखना, मैं आपकी जो पराकाष्ठा है उसको समझ सकता हूँ, आपकी वस्तु स्थिति को समझ सकता हूँ, आपकी मानसिक स्थिति को समझ सकता हूँ। क्योंकि जब तक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी मन स्थिति क्या होगी इसको मैं भली बात ही समझ सकता हूँ। तो मैं आपको किस प्रकार से और मतलब प्रोटेक्टिव बना सकता हूँ, मैं आपको किस प्रकार से और सहायता कर सकता हूँ। आपके जो भी सुझाव है वो मुझे पर्सनली रूप से या तो व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट करें या फिर इसी प्लेटफॉर्म पर आप कमेंट करें। मैं सबके कमेंट कंप्लीट कमेंट पढ़ता हूँ डेली के डेली प्रतिदिन। तो आपके जो भी सुझाव हैं कि मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए, और किस प्रकार से मैं आपके लिए सहायता कर सकता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत और लाभ मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो मुझे आप अपने जो सुझाव हैं, जो भी बेशकीमती सुझाव हैं, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आज रात्रि 9 बजे तक 10 बजे तक अपने सुझाव मुझे यहाँ पर कमेंट ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सुझाव देने में आप लोग हेजिटेशन ना करें, हिचकिचाहट ना करें। जिसको शर्म ज़्यादा महसूस होती है वो यहाँ कमेंट ना करके, और मुझे आप लोग मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर पर्सनली रूप से जो आप लोग सुझाव दे सकते हैं। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पर दोबारा सा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 9928689897। इन अभिनव आरएस एकेडमी के नंबरों पर आप अपने कीमती सुझाव यहाँ पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। आप अभिनव आरएस एकेडमी की जो मेल आईडी है वहाँ पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। abhinavarsacademy.com के नाम से जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप लोग अपने कीमती सुझाव मुझे दे सकते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दामना नामक आभूषण शरीर पर कहाँ पहना जाता है? साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अंगुली। अमूमन आज तक सबसे ज़्यादा गलत उत्तर आया हाथ में। हाथ में नहीं, ये अंगुली का आभूषण माना जाता है। अंगुली ना कहकर मैं अंगुलियों का कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि दामना जो आभूषण है, आभूषणों को लेकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, इसको रट लो एक बार आप लोग। जितने भी शरीर के अंगों में जो आभूषण पहने जाते हैं, विशेष रूप से महिलाओं के आभूषण ही पूछता है, पुरुषों के तो बेचारों को गिने चुने आभूषण है। तो आप लोग महिलाओं की जितनी भी आभूषण हैं उनको सारों को रट लो एक बार में। अंगुली के यहाँ पर मैं आभूषण की बात करूँ आपके दामना की, तो देखो दामना जो आभूषण है, मैं दामना की बात कर रहा हूँ विशेष रूप से।
दामना जो आभूषण है वो एक उंगली में नहीं पहना जाता, कभी ध्यान रखना आप लोग। दामना आभूषण दो उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी जैसी एक आकृति है। मतलब जैसे आपकी ये कोई सी भी दो उंगलियां, कोई सी भी दो उंगलियां, जैसे ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, कोई सी भी दो उंगलियों में ये दोनों ले लो, पैरेलल होनी चाहिए। दो उंगलियों में एक साथ इस आभूषण को पहना जाता है, ये आपका दामना आभूषण है। मतलब मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, दो उंगलियों में एक साथ पहनी जाने वाली अंगूठी नुमा जो आकृति है या जो आभूषण है उसको हम लोग दामना के नाम से जानते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको दामना, टेंशन ना लो। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये आपका दामना है, ये जोड़ा है एक पूरा, दोनों हाथों का है ना, दोनों हाथों का जोड़ा है ये, है ना दामना। ये देखिए दो अंगूठियाँ एक साथ जुड़ी हुई है, मतलब ठीक है। और इनको मैंने बताया था कि पैरेलल दो उंगलियों में समानांतर जो उंगलियां हैं, बराबर की जो दो उंगलियां हैं उनमें इनको पहना जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप पहली और तीसरी में पहन लो, नहीं पहना जा सकता, ये दो बराबर की उंगलियों में ही पहना जाता है। तो एक जैसे दो उंगलियों में पहन लिया, ये आभूषण है दामना। साथियों ध्यान दीजिए, आपकी जो अंगुलियों के आभूषण हैं इनको मैं थोड़ा सा आपको जो डिक्लेयर कर दूं, आप लोग लिख लीजिए कमेंट अपना जो रजिस्टर है उसमें। अंगुलियों के आभूषण काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। इनमें एक तो दामना को आप लोग ज़रूर याद रखना, दामना के साथ में एक बीटी, बीटी जो आभूषण आपका वो भी अंगुली में पहना जाता है। एक मूंदड़ी, ये तो सब लोग जानते हैं, मूंदड़ी जो आभूषण है वो भी आपकी अंगुली का आभूषण है। हथपान का जरूर याद रखना, ये हथपान है ना, ये सबसे ज़्यादा बार ये भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है हथपान। हथपान में व्यक्ति बिना सोचे समझे हाथ समझ लेता है, जबकि हथपान कहाँ पहना जाता है, अंगुलियों में ही पहना जाने वाला आभूषण है। हथपान के साथ में एक छड़ा और है, इंपॉर्टेंट है छड़ा। छड़ा आभूषण भी कहाँ पहना जाता है, अंगुलियों में पहना जाता है। एक अर्शी जो आपकी होती है अंगूठे में जो पहनी जाती है वो भी अंगुलियों का ही, अंगूठे अंगुलियों में माना जाता है। ध्यान रखना, अंगूठा तो अपन कहते हैं, ये विशेष रूप से कोई अंग नहीं है, ये अंगुलियों में माना जाता है। तो अंगुलियाँ 5 मानी जाती है, तो अंगूठा क्या है, अंगुली में ही है। तो ये अर्शी भी क्या है आपकी, अर्शी आ जाती तो भी अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर अंगूठा अलग से देगा हमें, अंगूठा अलग से नहीं देगा, ऑप्शन अंगुली में माना जाता है। तो बीटी है आपका, दामना है, मूंदड़ी है, हथपान है, छड़ा है, अर्शी है, ये सारे के सारे मुख्य आभूषण हैं आपके किसके, अंगुलियों के। साथियों मैं आपको एक ऐसा करता हूँ, एक सारणी में आपको बता देता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्रमुख रूप से जितने आभूषण हैं सारे आपके इस सारणी में आ जाएंगे। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा बनाकर आज याद कर लीजिए। आज का दिन आपके पास में ज़्यादा कुछ काम नहीं बता रहा हूँ मैं, आज आप इस पूरे के पूरे आभूषणों को रट के ही उठेंगे अपने टेबल पे से। ये मेरे साथ वादा लो, आप लोग प्रॉमिस कीजिए एक बार कि इन आभूषणों को मुझे पूरा याद होने के बाद ही, 11 आभूषण बता रहा हूँ मैं आपको, केवल 11 तरीके की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। जैसे यहाँ पर अपनी बात चल रही थी अभी आपकी अंगुली की, देखो 7 नंबर का जो आभूषण है अंगुली, है ना। पुरुष केवल अंगूठी पहनता है, अंगूठी पुरुषों की, है ना। और बाकी छल्ला, मूंदड़ी, अंगूठी, बिट्टी, दामना, अर्शी, हथपान, ये सारे के सारे आपके काहे के छल्ला हो रहा है ना, तो ये काहे के आपके अंगुलियों के आभूषण है। वैसे सिर या मस्तक के आभूषण आपके आ गए सारे, नाक के आभूषण आ गए आपके, कान के हो गए, गला और छाती के हो गए, बाजू के हो गए, कलाई के हो गए, कमर के हो गए, पैर के हो गए, पैर की अंगूठी के हो गए और दांत के हो गए। दांत का तो रखन है जो अब सरल से सरल माना जाता है। पैर की अंगुलियों को भी ध्यान में रखना आप लोग, बिटियाँ हैं, गोर है, पगदान है, फोलरी है। तो इनको पूरा का पूरा आप लोग कवर कर लो, इनकी ट्रिकें बना लो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्तर पर आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इम्पोर्टेंट मैं इसको इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान के प्रत्येक युवा जो साथी हैं, जो युवा भागदौड़ वाले व्यक्ति हैं, उनका उद्देश्य है और उनका, मुझे लगता है कि उनका कर्तव्य होना चाहिए ये कि इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को समझाएं और जागरूक करें। साथियों केंद्र सरकार की एक योजना के बारे में पूछ रहा है, अटल पेंशन योजना। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है, पूरा बात करेंगे हम लोग अटल पेंशन योजना के बारे में। पहले यहाँ पर आप बात कर लो, मुझे मेरा जवाब दे दो पहले तो कमेंट में फटाफट से कि केंद्र सरकार की योजना, ये तो पता लग ही गया हमें प्रश्न में। अटल पेंशन योजना में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है, मतलब कौन, किस आयु वर्ग का व्यक्ति इस योजना में भाग ले सकता है। कहने का तात्पर्य ये है 18 से 35, 20 से 40, 18 से 40, 21 से 55 वर्ष। फटाफट कमेंट कीजिए जवाब अपने। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी 18 से 40 वर्ष। अब इसकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या, क्यों, कैसे और आपको क्यों इस योजना को फैलाना चाहिए। देखो साथियों, अमूमन व्यक्ति की जो कमाने की क्षमता होती है, वो कमाने की क्षमता होती है अमूमन 50 साल तक। अगर वो राजकीय उपक्रमों में कार्यरत है तो 55-60 साल तक वो व्यक्ति लगा रहता है। परंतु एक स्टेज होती है जीवन की 60-65-70 साल की, जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को ऐसा ही महसूस करता है, मतलब उसके पास में आय या आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता है, और इस स्थिति में वो कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि एक एक रुपए का मोहताज हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये योजना, जैसा कि नाम है पेंशन, पेंशन का तात्पर्य कि वृद्धावस्था में मिलने वाला कुछ अंशदान। तो साथियों, इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था में 60 वर्ष, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, 60 वर्ष से लेकर जब तक वो जिएगा तब तक उसको एक निश्चित क्या मिलेगा, एक पेंशन राशि मिलेगी, जिससे वो अपना जीवन भरण या जीवन पालन जो है वो कर सकता है आसानी से। बहुत ही प्यारी योजना है, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हर व्यक्ति को, गांव में हर व्यक्ति को इस योजना के बारे में आपको अपडेट करना है। परंतु एक बात यहाँ पर मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इस योजना में भाग लेने वाले जो लोग हैं वो बुजुर्ग नहीं होंगे, आपको अभी जुड़ना होगा इस योजना से। साथियों, इसमें 18 साल जिसकी उम्र हुई है वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है, और जिसकी उम्र 40 तक है वही व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है या इस योजना का लाभ उठा सकता है। और उसके बाद में उस व्यक्ति की जब उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तब उसको पेंशन मिलना शुरू होगा। तो 18 से 40 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति को एक निश्चित प्रीमियम होता है। एक प्रीमियम का मतलब होता है किस्त जमा करनी पड़ती है पास ही बैंक में, डाकघर में, और वहाँ उसकी मैच्योरिटी जो होगी किस्त की या उस आपकी जो प्रीमियम की वो होगी 60 साल। 60 साल के बाद बंद कर देनी है। उसके बाद में आपको एक निश्चित प्रीमियम के पश्चात आपको निश्चित एक राशि मिलना शुरू हो जाएगी पेंशन के रूप में। ये तो हो गई बात पहली। अब दूसरी बात शुरू करते हैं साथियों। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में होगा कि साहब पेंशन कितनी आएगी। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आपकी, यहाँ पर जो पेंशन है वो कम से कम 1,000 रुपये तो हर व्यक्ति को मिलेगी, और अधिकतम पेंशन 5,000 रुपये, मतलब 5,000 तक पेंशन मिल सकती है। तो किसी को 1,000 मिलेगी, किसी को 2,000 मिलेगी, किसी को 3,000 मिलेगी, किसी को 4,000 और किसी को 5,000। 5 अलग अलग प्लान है, वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। पाँचों प्लानों में से जो व्यक्ति जिस प्लान को मतलब एग्रीमेंट करता है जिस प्लान के साथ, उसी प्लान के अंतर्गत उसको क्या मिलेगी, आपकी ये जो आपकी पेंशन है वो मिलने वाली है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात है कि साहब फिर कन्फ्यूजन होता है कि साहब 18 से 40 है, तो मान लो कोई 18 साल का ही जमा करा रहा है तो वो तो बहुत दिन जमा कराना पड़ेगा उसको, मतलब लगभग 42 साल जमा कराना पड़ेगा। पर कोई अगर मान लो 39 साल या 40 साल का जमा करा रहा है तो उसको तो 20 साल ही जमा कराना पड़ेगा, तो साहब वो तो कम कराएगा जमा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कन्फ्यूजन को एक उदाहरण के माध्यम से दूर करता हूँ आपके। देखो, मैंने बताया कि 5 प्रकार के इसमें सिस्टम है। आप चाहे तो 1,000 की पेंशन वाला भी जो प्लान ले सकते हैं, और 5,000 वाला भी, या 2,000, 3,000, 4,000 वाला भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1,000 रुपये की किस्त वाला प्लान को आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की उम्र मान लो 18 साल है। यहाँ पर जो मैं प्लान बता रहा हूँ वो 18 साल की उम्र वाला बता रहा हूँ। 18 वर्ष किसी की उम्र है, और वो 18 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति अगर इस प्लान को मतलब खरीदता है तो कितने साल जमा कराएगा, 60 साल तक की उम्र तक कराएगा। तो 60 साल तक की उम्र कराएगा, मतलब वो कितने साल कराएगा, लगभग 42 साल तक वो किस्तें जमा कराएगा। तो साथियों, 42 साल तक जो किस्त जमा कराने वाला व्यक्ति है वो अगर 1,000 रुपये की मतलब पेंशन लेना चाहता है तो उसको महीने के 42 रुपये उसको जमा कराने पड़ेंगे। महीने के 42 रुपये जमा कराएगा वो, 42 साल तो उसको 1,000 रुपये की किस्त मिलेगी, उसको क्या मिलती रहेगी, 1,000 रुपये की पेंशन मिलती रहेगी। अगर वो 2,000 रुपये की लेना चाहता है पेंशन तो उसको 84 रुपये प्रति महीने के जमा कराने पड़ेंगे। परंतु अगर वो 3,000 रुपये की पेंशन लेना चाहता है तो ये राशि उसकी 168 रुपये रहेगी। जबकि अगर वो 4,000 रुपये लेना चाहता है
तो सॉरी 126 रुपये रहेगी यहाँ पर 3,000 में, और 4,000 में रहेगी 168 रुपये। अगर वो 5,000 रुपये की लेना चाहता है आपकी जो पेंशन, तो वहाँ पर उसकी किस्त रहेगी 210 रुपये प्रति महीना। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर अलग अलग प्लान्स हैं 18 वर्ष से लेकर और 42 साल, सॉरी 40 साल का मान लो कोई व्यक्ति है, 40 साल का व्यक्ति अगर मान लो इस प्लान को ले रहा है तो वो कितने साल जमा कराएगा, 60 साल तक कराएगा, मतलब 20 साल ही जमा कराए। तो 20 साल वाला व्यक्ति मान लो 1,000 रुपये की पेंशन, मतलब उसकी जो प्रीमियम वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो उसकी जो एक महीने की किस्त आएगी, वो महीने की किस्त आएगी 291 रुपये। जबकि वहाँ पर कितने रुपए थी, केवल 1,000 रुपये लेने के लिए 42 रुपये, यहाँ पर 291 रुपये। जबकि 5,000 रुपये की अगर वो लेना चाहता है पेंशन, तो वहाँ पर उसको देना पड़ेगा 1,454 रुपये। ये आपकी कुछ इस स्कीम की मैंने विशेषताएं बताई, और आप लोग इस पेंशन स्कीम को पढ़ना और लोगों तक और पहुंचाने का प्रयत्न करना। 18 से 42 साल का व्यक्ति, सॉरी 18 से 40 साल का व्यक्ति इस योजना में भाग ले सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट का, और आगे आने वाले समय तक चलेगा ये प्रश्न। हाल ही में इस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है उसके द्वारा, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट करना। WHO को जो अध्यक्ष कौन है, किस स्मारक डाक टिकट जारी किया गया अभी हाल ही में, किस पर डाक टिकट जारी किया गया है? TB उन्मूलन, चेचक उन्मूलन, लाल किला या ताजमहल के सौंदर्यीकरण पर? कमेंट कीजिए फटाफट। साथ ही यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा चेचक उन्मूलन। जी हाँ, चेचक के उन्मूलन को लेकर एक डाक टिकट जारी किया गया। क्यों किया गया, कैसे किया गया, किसने किया, बात करते हैं हम लोग। देखो, अगर चर्चा में शुरू करूँ इसकी, तो पहले तो बात आती है हमारी चेचक उन्मूलन की। तो साथियों, चेचक की बात करूँ तो एक ऐसी बीमारी थी जिसको गाँव में छोटी माता, बड़ी माता, चिकन पॉक्स के नाम से हम लोग जानते थे। चेचक एक ऐसी बीमारी थी उस दौर में जो गांव को खाली कर देता था। परंतु साथियों, इस पर WHO ने अच्छा काम किया और वैश्विक एक अभियान चलाया। और अगर मैं बात करूं पूरे विश्व की, तो चेचक जो बीमारी है वो मई 1980 में विश्व से ख़त्म हो चुकी थी, और पूरे विश्व को चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। कैसा कर दिया था? चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था पूरे विश्व को मई 1980 में। साथियों, मई 1980 की बात करूं तो हाल ही में 2020 में, मई 2020 में इस तिथि को लगभग 40 वर्ष पूरे हो गए। तो 40वीं वर्षगांठ थी इस चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर ये जो डाक टिकट जारी किया गया है आपका, जो कि किसके द्वारा किया गया है? WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अब मैं बात करूँ आपकी दूसरी, आपके चेचक की, तो चेचक की बात करूँ, ये चेचक एक विषाणु जनित बीमारी थी। कैसी थी? विषाणु जनित बीमारी थी ये चेचक आपकी। और साथियों, इस विषाणु की बात करूँ तो ये विषाणु भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ये साइंस का आपका प्रश्न है। ये 2 वायरसों से मिलकर ये विषाणु बनता था, और इसमें एक वायरस था आपका वेरोला मेजर, एक तो वेरोला मेजर था और एक वेरोला माइनर था। वेरोला माइनर, ये 2 का ध्यान रखना। 2 वायरस थे या 2 विषाणु थे, इनसे कौन सी बीमारी फैलती थी? चेचक की बीमारी फैलती थी, जिसको हमने, हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर मई 1980 में विश्व से क्या कर दिया था? खात्मा कर दिया था इस बीमारी का। और जो इस पर डाक टिकट जारी किया, ये देखिए, ऐसा ये डाक टिकट आपको दिखाई देता है। देखिए, ये डाक टिकट है, साफ लिखा हुआ है 40वीं एनिवर्सरी पर यह डाक टिकट जारी किया गया है WHO के द्वारा। साथियों, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 18। प्रश्नोत्तरी सीरीज 18 आपको कैसी लगी? अपनी राय आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। ये हमारी कक्षा का एक दृश्य है जो बड़ा ही मनमोहक और बहुत दिनों से विचलित कर रहा था कि कब हम लोग क्लासें लें, कब क्लासें शुरू करें। और मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि वो दिन भी आएगा, वो समय भी आएगा, वो मंजर भी आएगा जब हम लोग वापस एक जगह होंगे, एक क्लासरूम में होंगे।
हम आमने सामने बैठकर पढ़ रहे होंगे। इस तरीके से विचलित होकर आप लोग टेंशन ना लें। समय की नज़ाकत तो देखते हुए आप लोग थोड़ा सा धैर्य धारण करें और जल्द हमारी मुलाकात होगी। बिल्कुल टेंशन को दूर कर दें आप लोग। और जो भी आप लोगों को सुझाव लगते हैं कि हम लोग कैसे और बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। और मैं थोड़ा सा आपको और आगाह कर देना चाहता हूँ कि प्रश्नोत्तरी सीरीज अब मैं सोच रहा हूँ कि सप्ताह में अपन 1 या 2 प्रश्नोत्तरी सीरीज लें, और इसके अलावा सप्ताह में अपने जो डेली के दिन है उनमें एक दो टॉपिक्स अपने और भी पढ़ाई को लेकर करते रहने चाहिए। मेरी मानना है ये। आपकी और क्या राय है? अपने अमूल्य सुझावों को मुझे ज़रूर दीजिए। चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं आप लोग, ताकि अधिक से अधिक साथी हमारे साथ इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सके। पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।